कि आप पत्रकारिता की आड़ में हमारे क्षेत्र के जो प्रभावशाली नेता हैं उनके लिए आप कहीं ना कहीं पीछे से काम करते हैं। सुंदरकांड और रामायण के पाठों की एक श्रृंखला आप लोगों ने चलाई है। जन्मदिन मनाते थे, पार्टियां करने के लिए जाते थे, केक काटते थे और सब कुछ करते थे, बड़े बड़े फंक्शन किए करते थे। उनने बंद करके सीधा सुंदरकांड का सिस्टम देख लिया कि सुंदरकांड कराओ, उसी में वजन हो गए। कि आप सिर्फ उन्हीं पॉलिसियों को बेचते हैं जिनमें आपको मोटा या तगड़ा कमीशन आता है। जरूरी नहीं कि हमको हर जगह 25% 20% कमीशन मिले। बिल्कुल। जीवन बीमा है, ये मेकअप की उम्र में लिया जाता है, चेकअप की उम्र में नहीं। बहुत बहुत सही बात कर रहे हैं आप। जब आप युवा हैं, यंग हैं, करने की स्थिति में हैं, अच्छा कमा रहे हो, उस समय पे धन संचय करो। बीमा कराने के बाद किसी दुर्घटना में वो अपने परिवार के बीच में नहीं रहा, तो उसके बीमा को क्लेम करने के लिए उसके परिवार को क्या तैयारियां रखना चाहिए? यदि मान लो उसकी दुर्घटना से भी मौत हो रही है, दुर्घटना समय के फोटोज, तो समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और मैंने लोगों को सेवा का भाव भी देखा है। तेंदुलकरम में कुछ ऐसी त्रासदी आई, ऐसी घटनाएं घटित हुई, फिर समाज सेवी लोग हैं, मैं उनके पीछे लग जाता हूँ। बाकी मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ परमात्मा की कृपा है। तो खबर को चलाने के लिए कभी कभार आपका विरोध भी होता होगा, धमकियां भी मिलती होंगी। जिसके पक्ष में लिखते हैं वो तो कि पत्रकारिता एक सेवा क्षेत्र का काम है, तो अभी ये सेवा क्षेत्र का काम दिनों दिन 2 साल कैसे बन गया है? निश्चित तौर पर पत्रकारिता पहले कभी। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से संवाद करेंगे जो एक वरिष्ठ पत्रकार, अच्छे समाज सेवी और MDRT अचीवमेंट हासिल करने वाले LIC अभिकर्ता हैं। हम उनसे जानेंगे उनके कलम से कवच तक के सफर के बारे में। अब हम उनसे बात करेंगे। बलराम नामदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द शिवम टॉक चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए जो यहाँ आमंत्रित किया। और बलराम जी, हम आपसे चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं एक छोटे से निर्धन परिवार से हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि उतनी अच्छी सुदृढ़ तो नहीं रही है। धीरे धीरे करके परिवार के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से पत्रकारिता के क्षेत्र में और फिर कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से मैंने LIC के क्षेत्र में कदम रखा है, जो मैं आज आपके सामने हूँ। तो बलराम जी, अब हम आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। तो जिसमें मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि पत्रकारिता की यात्रा की शुरुआत आपकी कैसे हुई? पत्रकारिता की यात्रा हमारी, हम आपको बताएं शिवम जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि काफ़ी कमज़ोर होने के कारण हमारे पिताजी चूँकि आगे पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि बेटा अब आप 6वीं में आगे हो, हम आपकी आगे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने निश्चित किया था कि हम पढ़ेंगे ज़रूर, पिताजी का भी सहयोग करेंगे उन्हीं के आशीर्वाद से। फिर हमने अखबार बांटने का काम चालू किया और 6वीं से लेकर हम 11वीं कक्षा तक आगे हम अखबार भी बांटते रहे, पढ़ते भी रहे और परिवार के अन्य गतिविधियों में हाथ भी बटाते रहे। 5 अप्रैल 1988 को जब यहाँ युग धर्म पहले आता था और युग धर्म अचानक बंद हो गया था आना तेंदुलकरम में, उस समय कुछ लोग, अधिकारी वर्ग था जो हमको चाहते थे, हमारे उस परिश्रम से वो काफ़ी प्रभावित थे। उनके माध्यम से मेरे को कुछ उनने आर्थिक हेल्प करी और 500 रुपये मैंने जमा करके, डिपॉजिट राशि जमा करके अखबार की युग धर्म की एजेंसी ली थी। तभी से मेरा ये सफ़र आज तक माँ भगवती की कृपा से, सबके सहयोग से अनवरत जारी है। ये सन 1988 यानी आज का 25-10-35 और 38 साल पहले की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 38 साल पहले आपने जब युग धर्म की शुरुआत की जी, एक सफल पत्रकार को किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? सफल पत्रकार को कठिनाइयों से गुजरना, बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारा मानना है यदि हम रचनात्मक दिशा में, सकारात्मक दिशा में, लोगों के सहयोग से और तथ्यात्मक बिंदुओं को लेकर यदि काम करते हैं तो कठिनाइयाँ तो बहुत सी आती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सब हालातों से अपन को गुजरना पड़े। कुछ दिक्कतें ज़रूर आती हैं, लेकिन उनको मिल बैठ के आरोपी पक्ष से और आरोप लगाने वाले दोनों पक्ष से बात करने के बाद हम उसको व्यवस्थित हो जाते हैं। कहीं ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पाती है। तो बलराम जी, जैसा कि आपने कठिनाइयों का जिक्र किया,
अब हम आपसे एक बात और जानेंगे कि जब आपके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है या कोई मिर्च मसाला वाली खबर आती है, तो आप उस खबर की सत्यता को कैसे जांचते हैं? सत्यता को जानने के लिए पहले तो घटनाक्रम देखना चाहिए कि घटनाक्रम कहाँ घटित हुआ है। आंखों देखा हाल जिन लोगों ने देखा है, पहले उन लोगों से सत्यता की जानकारी कर लो। प्लस जो विवेचना कर रहा होता है, विवेचना करने वाले अधिकारियों से चर्चा कर लो। चर्चा करने के बाद में जो सत्य है उसके लिए, सत्य के लिए जनता के सामने परोस दो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो आप ने जैसा कि बताया है कि ये आप उसकी सत्यता को जांचते हैं, परखते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रसारण करते हैं। अब बलराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज के दौर में पत्रकारिता पर बहुत आरोप भी लगते हैं कि पत्रकारिता एक सेवा क्षेत्र का काम है। तो अभी ये सेवा क्षेत्र का काम दिनों दिन व्यवसाय कैसे बन गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने शिवम जी। निश्चित तौर पर पत्रकारिता पहले कभी एक मिशन हुआ करता था। समाज में हम चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं और मिशन के रूप में हम जनता की, प्रशासन की आवाज़ को पहुंचाने का, हम सेतु, प्रशासन तक पहुंचाने तक हम एक सेतु का काम किया करते थे। लेकिन वर्तमान जो हालात हैं उनमें हमारे कुछ जो अखबारों के मालिक हैं या जो अन्य सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल हैं, इनने इसके लिए तत्काल कुछ अपनी बात रखने के उद्देश्य से, अपनी रकील बड़ी करने के उद्देश्य से, जनता के सामने चर्चित, इसको अपन कह सकते हैं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से लोगों के सामने जो कुछ का कुछ दे देते, बगैर तथ्य बटोरे, बगैर सही जानकारी लिए और रख देते हैं जनता के सामने। इससे विश्वसनीयता निश्चित तौर पर घट रही है और अब तो बहुत ही गंभीर पोजीशन है। जैसे हमने देखा है कि लोग टीआरपी हासिल करने के लिए या किसी भी अपनी पत्रिका या अखबार को ज़्यादा बेचने के लिए लोग बाग कहीं से भी खबरें ले आते हैं। जैसे अभी हमने कुछ खबरों में देखा कि एक अभिनेता है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो आईसीयू में भर्ती थे लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन कुछ चैनलों ने उनकी मृत्यु की प्रसारण की, मतलब मृत्यु की जानकारी दे दी थी, भेजी थी। तो उसके लिए उनकी टीआरपी तो बढ़ी, लेकिन बाद में उस खबर का खंडन हुआ, तो कहीं ना कहीं फिर ये गलत प्रचार भी हो जाता है। निश्चित तौर पर क्या है, टीआरपी की जहाँ तक आपने जो बात रखी है, आप इसमें लगभग काफ़ी अनुभव रखते हैं। टीआरपी के जो मापदंड हैं, अब तो मापदंड को आदमी एक साइड में रख के और केवल नाम मात्र का वो करके, वही अभी जो हम पहले बता रहे थे कि कुछ का कुछ जो लगा देते हैं बगैर सोचे समझे और उसको तथ्यात्मक सत्य घटना की जानकारी लिए भी और कर देते हैं और फिर बाद में उसको कोर्ट गवाह नहीं पढ़ना पड़ता है। ये सब स्थितियाँ जो हैं ये उसी के कारण हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ये जो संविधान का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है, तो इसी में आप जब काम करते हैं, तो काम करने के दौरान जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं, तो काम करने के दौरान जब कोई खबर आती है तो खबर को चलाने के लिए कभी कभार आपका विरोध भी होता होगा, धमकियां भी मिलती होंगी, तो इन ऐसी चीज़ों का आप कैसे सामना करते हैं? निश्चित तौर पर जिसके पक्ष में लिखते हैं वो तो खुश होता ही है और जिसके विपक्ष में लिखते हैं वो नाराज़ होता है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। दोनों वर्ग के लिए जब अपन लिखते हैं तो पहले तो जिसके विरोध में लिख रहे हैं उससे आप वर्जन ले लो, उससे आप जानकारी वस्तुस्थिति पता कर लो, और जिसने आपको जानकारी भेजी है वो तो है ही कि आपके खिलाफ ये आया है। अपन जब दोनों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से बिठाल के जब उसकी निचोड़ निकाल कर जब अपन खबर जाते हैं, तो कई लोग रहते हैं, कुछ जानने वाले भी रहते हैं, कुछ ना समझ लोग रहते हैं, कुछ का कुछ बोलते भी हैं। कहीं कहीं तो स्थितियाँ भी बनती हैं कि गालियाँ भी सुनना पड़ती हैं कि इसने ऐसा छाप दिया, इसने ऐसा छाप दिया, सबूत लिए बगैर भी कुछ का कुछ लिखेंगे, तो खैर ये तो सब गतिविधियाँ होती ही रहती हैं। तो बलराम जी, आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको धमकाया हो और आप डर गए हो?
धमकाने वालों का काम धमकाना है, डरना और ना डरना अपने ऊपर है। अगर हम सही हैं, यदि हम सही सच की राह पर चल रहे हैं और हमारे पास तथ्य हैं, तो डरने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती। बलराम जी, आप पर एक आरोप भी लगता है कि आप पत्रकारिता की आड़ में हमारे क्षेत्र के जो प्रभावशाली नेता हैं उनके लिए आप कहीं ना कहीं पीछे से काम करते हैं। सही कहा शिवम जी आपने। कोई भी व्यक्ति हो, चूँकि हम सामाजिक क्षेत्र में रह रहे हैं, तो किसी न किसी तो हमको जुड़ के काम करना पड़ता है। ठीक है, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और लोगों से मिलकर रहना, मिलकर काम करना हमारा सबसे बड़ा वो भी है कि हमको सबका सहयोग ही लेके काम करना पड़ेगा। आपने जहाँ तक बोला कि आप किसी प्रभावशाली, निश्चित तौर पर कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, परिस्थितियाँ बन जाती हैं, उनका हमारे प्रति ऐसा सहयोगात्मक रवैया बन जाता है, विचारधारा बन जाती है, सोच बन जाती है कि उसके कारण हम प्रभावित हो जाते हैं। कोई भी हो, XYZ, हम यदि काम कर रहे हैं, जब सामने वाला हमारे प्रति इतना समर्पित है तो हमको उसके पीछे तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये आपका सोचना ठीक है और जनता का सोचना भी ठीक है, लेकिन हम जहाँ जिससे जुड़े हैं, निष्ठा से जुड़े हैं और पूरी शिद्दत से जुड़े हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जनता के लिए भी काम करते हैं और नेताओं के लिए भी काम करते हैं। ठीक है ना, करना पड़ता है भाई। राजनीतिक क्षेत्र में अगर वो हैं तो हमें राजनीतिक क्षेत्र में भी तो उनका भाई, उनको कहाँ वो उनकी क्या गतिविधि चल रही है, हमको वो भी तो समाज के बीच में ले जाना है। ऊपर राजनीतिक क्षेत्र में हमको ले जाना है, बताना है। मूल बात तो यही है, मैंने देखा है बलराम जी की पत्रकार का मूल काम क्या है कि प्रशासन या राजनेताओं की बात को सरल करके जनता के बीच में रखना, और यदि जनता की कोई शिकायत है जो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है तो वो जनता की बात को प्रशासनिक भाषा में उसको ऊपर तक पहुंचाना। पत्रकार एक सेतु का माध्यम, सेतु का काम करता है। बिल्कुल, जो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकारिता, सफल पत्रकारिता के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है और हर आदमी अगर इसी तरीके से यदि काम करता है, पत्रकार यदि करता है, तो निश्चित तौर पर वो सफलता के चौपान पार करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बलराम जी, अब हम आपके एक दूसरे पक्ष की बात करेंगे, आपके समाज सेवा के पक्ष के बारे में। तो आप हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हुए देखे जाते हैं हर मोर्चे पर। तो समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार से बताइए। शिवम जी, समाज सेवा मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो लोगों के पीछे जो समाज सेवी हैं उनके पीछे लग जाता हूँ। बाकी मैंने शुरुआती दौर में जो आपको बताया था कि मैं काफ़ी पुअर परिवार से हूँ। पारिवारिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मेरे को ये सब स्थितियों से गुजरना पड़ा। लोगों ने मेरा सहयोग किया है उस समय पे, और मैंने लोगों को सेवा का भाव भी देखा है। तेंदुखेड़ा में कुछ ऐसी त्रासदी आई, ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, जब लोग उनको करते थे तो हमारे मन में भी एक पीड़ा होती थी, हम कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन उनसे हमको एक सोच मिली और उसी समय से हमने भी थोड़ा सा प्रण किया था कि हम भी कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे वही मैंने आपसे बोला कि जो समाज सेवी लोग हैं मैं उनके पीछे लग जाता हूँ। बाकी मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, सब परमात्मा की कृपा है। और एक बात और भी देखने में आती है कि जैसे कोई दुर्घटना हुई, किसी गरीब बच्चे का एडमिशन हो, या फिर कहीं भी कोई सड़क दुर्घटना हो, या कहीं कोई अन्याय वाली बात हो रही हो, तो आप सभी जगह मदद करते नजर आते हैं। तो समाज सेवा के प्रति जो आपका समर्पण है, इस भाव को आपने कैसे विकसित किया है? इसमें सीधी सी बात है, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि किसी निरीह व्यक्ति के लिए हम यदि उसके साथ खड़े हो जाते हैं, किसी परेशान व्यक्ति के साथ यदि खड़े हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ईश्वर कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से हमारी भी मदद करता है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि संपन्न व्यक्ति जो भी हैं, कोई भी क्षेत्र में हो, सबको चाहे, आपने बताया कि पीड़ित मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अगर किसी का एक्सीडेंट है या किसी गरीब बच्चे का, यदि गरीब बच्चा का यदि एडमिशन में यदि हमारे थोड़े से सहयोग से यदि मान लो वो आगे बढ़ जाता है, शिक्षा ग्रहण करके वो आगे निकल जाता है, एक्सीडेंट वाले व्यक्ति के लिए यदि मान लो दुर्घटना में यदि घायल हो गया, उस उठा के यदि अस्पताल तक पहुंचा दिया, यदि वो बच जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी परिवार है, कहीं ना कहीं हम भी हैं, हमारे साथ भी ये घटनाएं घट सकती हैं। हो सकता है ईश्वर कहीं ना कहीं किसी को हमारे लिए मदद के लिए भेज दे। अगर हम इसी भावना से यदि काम करें तो ये सब स्थितियाँ
मैं नहीं मानता कि किसी के साथ में कभी हमने बहुत सी स्थितियां वर्तमान में हम जो देख रहे हैं ये सब देखने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए अब एक मुख्य बात पे आते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। किसी मनुष्य की सेवा करना ईश्वर की सेवा के बराबर माना गया है। तो इस समाज सेवा करके आपको आपके अंतर्मन में क्या अनुभूति मिलती है? अनुभूति जो तो मिलती है उसको अपन व्यक्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आत्म संतुष्टि जो मिलती है शरीर में कि आज हमने ऐसा किया, तो उसमें मन में उत्सुकता भी बढ़ती है। अपने आप को अपन कुछ ज़्यादा तो वो नहीं कर सकते, लेकिन एक ये महसूस करते हैं कि यार हमने आज एक अच्छा काम किया है और अच्छे काम करने से आज उसकी मदद हो गई, मदद होने के बाद में आज उसका ऐसा हो गया, आज उसका वैसा हो गया, तो इसमें एक आत्मसंतुष्टि का भाव बनता है, बाकी और ऐसा तो कुछ नहीं है। बलराम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राम रसिया भक्त मंडल द्वारा रामचरितमानस के प्रति आस्था जगाने के लिए सुंदरकांड और रामायण के पाठों की एक श्रृंखला आप लोगों ने चलाई है, आपने और आपके कुछ साथियों ने, तो इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से आप बताइए। शिवम जी, वर्तमान स्थिति में लोग आध्यात्मिकता से काफ़ी दूर भग रहे हैं। विशेष तौर से युवा पीढ़ी इस मोबाइल संस्कृति में पड़ गई है, तो हमारे जो महाकाव्य हैं उनसे लोग भागते चले जा रहे हैं। तो हम लोगों के मन में एक विचार आया था आज से 10-15 साल पहले कि यार अपन नगर में कुछ करें, हट के करें। तो श्रावण मास चल रहा था उस समय, हम लोगों ने रामायण, तो हमने कहा घर घर अपन यदि करते हैं तो मास पारायण करना पड़ेगा, मास पारायण ना करें तो हमने की सुंदरकांड अपन सबसे सस्ता, सुलभ और संकट मोचक का सिस्टम भी है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी कृपा यदि अपन पे बन जाएगी तो अपन ये काम कर भी लेंगे। कृपा उनकी हो भी गई और तब भी से हम लोगों ने ये श्रृंखला जो चलाई, तो रामचरितमानस से लोगों को आध्यात्म की दृष्टि से जोड़ने के प्रति भी हम लोगों का एक ध्येय रहा, प्लस धार्मिकता से भी युवा जुड़ेंगे। और आपको हम शुभम जी बता दें, इसमें हमारा जो मंडल है, हमारे जो कुछ विशेष सहयोगी हैं, सबके सहयोग ही से ये चल रहा है, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ उसमें। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं भी काम करता हूँ। हमारा एक संरक्षक मंडल है, संचालक मंडल है, उन्हीं के आदेश अनुसार हम सभी मिलकर काम करते हैं। और हम आपको एक बात बता दें, ये श्रृंखला तो काफ़ी लंबे समय से चल ही रही है। इसमें जब एक बहुत छोटी सी सदस्य संख्या से इसको चालू किया था, आज वर्तमान में जब सुंदरकांड के पाठ होते हैं श्रावण मास में, या अब तो ये डेली होने लगे हैं। बिल्कुल। एक बात और आपको हम बता दें कि नगर में ये स्थिति बन गई कि लोग जो जन्मदिन मनाते थे, पार्टियां करने के लिए जाते थे, केक काटते थे और ये सब कुछ करते थे, बड़े बड़े फंक्शन किया करते थे, उनने बंद करके अब तो सीधा सुंदरकांड का सिस्टम देख लिया कि सुंदरकांड कराओ, उसी में वजन हो गए और उसी समय केक काटने की स्थिति बन गई। प्रसाद, केक काटना बंद कर दिया और प्रसाद बटा अपना, बस हो गया एंजॉय। देखा जा रहा है ये सब अध्यात्म। और आज स्थिति ये है कि 150 से लेके 165 सदस्य हमारे इस मंडल में हैं और सब बाकायदा, आप जब आप नगर में तो आप देखते ही होंगे ये सब हमारी श्रृंखला चलती है, तो सभी लोग आते हैं बाकायदा, युवा बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसा देखने में आया है कि किसी का जन्मदिन हो तो उसके घर पे जाकर वो उसको पहले बताना पड़ता है और आपकी मंडली आके उसके यहाँ बिल्कुल प्रभु श्री राम का चित्र रख के और उनके सामने सुंदरकांड का पाठ आप लोग करते हैं। बड़ा संगीतमय होता है, संगीतमय होता है और बहुत ही अच्छा कराने के बाद एक ऊर्जा जैसी लगती है लोगों में। वो तो धार्मिक लोगों के लिए है ही, कोई बात ही नहीं है। और किसी की वैवाहिक वर्षगांठ हो, किसी की दुकान का शुभारंभ हो, किसी के घर का मुहूर्त हो, तो अब ऐसे फंक्शनों में जहाँ पहले ऑर्केस्ट्रा या कई अन्य गतिविधियां देखी जाती थी, अब वहाँ सीधा सुंदरकांड का पाठ हमें हमेशा देखने मिलता है। बिल्कुल। एक तो क्या है, कम खर्चा है, कम खर्चा के साथ साथ धार्मिकता है, धार्मिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता, और हमारे मन में एक शांति का भाव उत्पन्न होता है कि हमने आज पाठ कराया प्रभु श्री राम के, हमने यहाँ पर ये सब कराए, तो इससे लोगों के मन में एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। अब हम सेवा क्षेत्र की बात कर ही रहे थे, तो इसमें हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि अभी हमने पिछले 4-5 वर्षों में एक महामारी देखी थी, कोविड काल। कोविड काल में एक लॉकडाउन का शब्द भी हमारे सामने आया था, और इसी कोविड काल में हमने अपनों को
खोते हुए देखा है। अस्पतालों में रोज कई लोगों को हमने जिंदगी खत्म होते देखी है। तो ऐसे कोविड काल में हमने आपको वहाँ सेवा करते हुए भी देखा है, अस्पताल में, शमशान घाट में भी, और भी कई तरीके की मदद हमने लोगों की आपको करते देखा है। तो ऐसी कोई आप हमें कोई कहानी बताइए उस समय की। शिवम जी, ईश्वर ना करे कि अब कोविड जैसी त्रासदी फिर से इस दुनिया में आए, इस देश में आए। जो बीभत्सता हमने उस समय देखी है, निश्चित तौर पर रूह कांप जाती है। ऐसे परिवार देखे हैं काल कलवित हुए हैं बेचारे, जो घर से सर्दी जुकाम का कह के गए हैं और फिर वापस घर भी नहीं लौटे, और जिनके शव पनी में लपटे। ये स्थिति आई है शिवम जी कि हम तो मतलब बहुत सी ऐसी, अब जैसे आपने बताया शमशान भूमि में लोग जलाने के लिए, समुदाय गृह में जाने के लिए मतलब परेशान, मतलब बचाव करते थे कि यार हमको जाना ना पड़े वहाँ पे। बिल्कुल। यहाँ तक कि सुई पर उसमें लपेट के दे देता था, लपेट के आता था और जाके वहीं पे लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसको जला के 4 लोग खड़े हो जाते थे। परिवार के लोग भी उससे डरते थे। ईश्वर न करे ऐसी स्थिति है उस समय। ये तो कुछ नहीं है, वो सब ईश्वर की कृपा थी। कृपा के साथ साथ हम देख रहे थे, हम उसी, अब चूँकि अखबारी लाइन में होने के कारण गंभीर स्थितियों, चूँकि लॉकडाउन भी था, ज़्यादा निकल भी नहीं पाते थे, लेकिन प्रशासनिक सहयोग के उससे और सेवा का भाव लेके उनके सामने भी हम खड़े हो जाते थे। खड़े होने के साथ साथ जब जाते थे तो कई स्थितियां, जैसे आपने बोली कि कुछ ऐसा भाव तो हम देख रहे थे। शायद उसमें हम आपका भी हवाला दे सकते हैं कि जब सिलेंडरों की बात आई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर जब नहीं मिल रहे थे नगर में, तो आपके यहाँ से भी सिलेंडर 3-3, 4-4 सिलेंडर आपने भी भेजे थे। कुछ लोगों ने तो ले जाके रख लिए थे उनको, और वो बोल रहे थे कि हमने भेजे, लेकिन मैंने आपका भाव उस दिन देखा था कि आपने भी वो सिलेंडर भेजे थे। और चिचली के पास से जब वो भर के ऑक्सीजन आ रहे थे तो एक बार सिलेंडर वहाँ पे खत्म होने की स्थिति में थे, मात्र 9 सिलेंडर बचे थे। उस टाइम पे आपने 3 बजे रात को आपने 3 सिलेंडर भेजे थे, और वो भरवा के जब वहाँ गए थे, जब वो 3 सिलेंडर लगे थे, 11-12 बजे दिन तक चली थी वो सिलेंडर। बिल्कुल। आपूर्ति तो उस समय बहुत ही मुश्किल थी ऑक्सीजन की, मुश्किल थी, लेकिन उस टाइम पे आपने भी कहीं आपने परहेज नहीं किया और तत्काल आपने के, तो ये सब स्थिति हमको सब देखने को मिली। एक दूसरे के प्रति समर्पण रहा। और जब हमने ये सोचा था कि भाई वर्तमान में जब हम सकुशल बच्चे ही हैं, तो अभी वर्तमान में जो पीड़ित है पहले उसकी सेवा कर लो। बिल्कुल। ईश्वर ने यदि हमको बचाया तो करते रहेंगे, और हो सकता था उन्हीं की कृपा से हम ये काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम समाज सेवा पे आपने जो भी बात रखी, तो हमें भी कुछ उससे शिक्षा मिली करने को। और अब हम आपके क्षेत्र की बात करेंगे, आपके बीमा क्षेत्र की, क्योंकि बीमा क्षेत्र में भी आपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसको हम कहेंगे MDRT अचीवमेंट। MDRT का हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये $1 मिलियन टेबल क्लब, इसका ऑफिस जो है वो USA में है, और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ये दुनिया भर के जो शीर्ष बीमा पेशेवर लोग हैं, ये उनका प्रमुख स्वतंत्र और प्रतिष्ठित वैश्विक संगठन है। तो MDRT क्लब में तेंदुखेड़ा जैसी जगह से आपने वहाँ अपना नाम दर्ज कराया है, तो ये बहुत ही गौरव की बात भी है हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए, और हमारे जो आपके जो साथी अभिकर्ता हैं, जो LIC के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा होगी। तो अब हम आपसे उसी क्षेत्र में बात करेंगे कि आप एक सफल पत्रकार होते हुए भी बीमा क्षेत्र LIC में काम करने का विचार कैसे आया, कि पहले आप पत्रकार थे और एकदम से आप अभिकर्ता बन गए, और एक इतने सफल अभिकर्ता बन गए। शिवम जी, हम आपको बताएं, हालात लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, किस क्षेत्र में उसको प्रवेश करा दे। इसके 2 पहलू जो हमारे साथ हुए हैं वो हम आपके बीच में रख रहे हैं। पहली बात तो जब हम पत्रकारिता क्षेत्र में जब हम देखते हैं घटनाएं, दुर्घटनाएं जब सामने आती हैं, और जब उसके पास में उसका सब कुछ चला जाता है, परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, जब कुछ नहीं बचता है, तो मन में एक जिज्ञासा उठती थी उस समय हमको कि यार काश इसके पीछे कुछ व्यवस्था होती। दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चे चूँकि बड़े बड़े हो गए हैं, आगे भी उसको पढ़ाना है, चूँकि हालात पृष्ठभूमि कुछ ऐसी, कृषि खेती किसानी हमारे पास है नहीं, व्यवसाय ऐसा हमारा कुछ है नहीं, पत्रकारिता में उतना पूरा नहीं पढ़ पाता है, और वर्तमान दौर में तो और नहीं पढ़ पाता है।
25% कमीशन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हर महीने पेमेंट तो मिल नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा यार अपन एक ऐसी संस्था से जुड़ें। तो हमने सबसे सटीक भारतीय जीवन बीमा निगम इसको चुना, और चुनने के बाद हमारे विकास अधिकारी हैं मिथिलेश त्रिपाठी जी, इनका सहयोग हमको मिला, मार्गदर्शन मिला। हमारे और अन्य जो अभिकर्ता सहयोगी हैं उनका भी सहयोग मिला। निश्चित तौर पर यह एक विश्व स्तरीय संस्था है और इस संस्था में जाने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब पिछले साल तक जो स्थिति थी वो 45 लाख रुपए प्रीमियम में आना चाहिए एक साल में। इतना प्रीमियम इकट्ठा करना एक पहाड़ तो है अपने सामने। बिल्कुल, एक नए अभिकर्ता के लिए तो। हम जैसे लोगों के लिए तो वही है, लेकिन जब सब लोगों का विश्वास हमारे ऊपर था, सहयोग था और मार्गदर्शन हमारे साथ एक उचित मार्गदर्शन था, हमारे प्रतिनिधियों का, हमारे अन्य अभिकर्ताओं का भी हमारे साथ सहयोग रहा है। हम आपको बता दें शिवम जी, थोड़ा सा हम इसमें हट के बात करेंगे कि हमारी जो टीम है, टीम जो भावना है, वास्तव में हमारे विकास अधिकारी की जो अन्य जो अभिकर्ता हैं, हम लोगों के बीच का जो एक वर्क है, हम लोगों में कभी हीन भावना और भेदभाव वाली स्थिति नहीं रही। उनने हमको ये आपसे हो सकता है, इसको आप देख लो, ये आपसे करवा सकता है, इसको आप कर लो। यहाँ तक कि जब हम आखिरी पड़ाव में 22 दिन में 16 लाख रुपए इकट्ठा करना हम जैसे अभिकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात थी, अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट था। और अधिकारियों ने भी हमको, जो मंडल स्तर पे बैठे हैं, जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, उनने भी हमारी पीठ थपथपाई थी कि आपने एक बहुत बड़ा ये जो प्रीमियम है इकट्ठा किया है। तो ऐसे करके अपन वहाँ पहुँच गए। तो ये अब हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे परिवार के लिए गौरव की बात है, और सब लोगों का सहयोग है। जी बिल्कुल। और इसी सिलसिले में हम आपसे एक बात और करेंगे कि एक जो पत्रकार होता है उसका समय बहुत अनिश्चित होता है। अब समय जब अनिश्चित रहता है तो फिर LIC अभिकर्ता के रूप में जब आपने अपने आप को वहाँ स्थापित किया है, तो ये जो सफ़र है कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? चुनौतीपूर्ण तो होता है। पत्रकारिता में कई घटनाक्रम ऐसे हैं कि अपन अब कई खाना खाने की सोच रहे हैं और पता लगा कि वहाँ पे फलानी घटना घटित हो गई, वहाँ पहुँच गए। फिर पता लगा कि यार आज अपन को 4 पॉलिसी करके भी देना है, इस महीने अपन को इतने का टारगेट भी देना है, तब अपना कमीशन इतना आ पाएगा और अपन को ये सब करना है। चुनौतियाँ तो जीवन में आती हैं जाती हैं, और लेकिन जब अपने सामने स्थितियाँ वैसी बनती हैं तो फिर वैसी परिस्थितियाँ बनती हैं, तो अपन को स्थितियाँ वैसी बनाना पड़ती हैं। और स्थितियाँ अपन जैसी बना लो, जैसा ढाल लो वैसा ढल जाते हैं। वो काम भी चलता रहता है और ये काम भी चलता रहता है, लोग करते हैं सहयोग। तो आप बिल्कुल तालमेल बैठा पा रहे हैं? बिल्कुल, हम बैठा के काम करते, कोई दिक्कत नहीं। हम अगर मान लो कहीं रिपोर्टिंग करने जाते हैं, हम अभी थोड़ी देर पहले गए थे, एक जगह गए थे, इंटरव्यू लेने गए थे, वहाँ से बाइट लेके हम जैसे ही लौटे, और एक क्लाइंट गांव में पड़ता है बीच में, हम वहाँ रुक गए, हमने सामने वाले से चर्चा करी, उसका फॉर्म तैयार किया और हम ये पॉलिसी लेके गए उससे। तो वो तो अपन को अपने सामंजस्य अपन को बिठाना पड़ता है कैसा। हाँ, लेकिन नियमितता ये होना चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठने के साथ साथ आपको अन्य गतिविधियां जो आपकी हैं, दैनिक गतिविधियां, और भी लोगों का आना जाना रहता है, उनको भी आपको अटेंड करना, परिवार को भी आपको अटेंड करना, ये सब अपन को तालमेल बिठाना पड़ता है। और हम आपसे अब कुछ बीमा पॉलिसी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा अनुभव भी हो चुका है कि ऐसे कुछ मुख्य प्लान जो भारतीय जीवन बीमा निगम के जो सबसे अच्छे प्लान हैं जो हर एक परिवार के लिए लेना चाहिए, मैं कुछ आपसे ये जानना चाहूँगा। जीवन लाभ करके एक प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। जीवन लाभ 11 साल के बाद से बच्चों को मिल जाता है, और मिलने के साथ साथ उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 15 साल उसको जमा करना पड़ता है, और 21वें साल में उसकी मैच्योर मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा बोनस मिलता है। अच्छा एक प्लान है। अगर हम बच्चों की यदि बात करें तो हम बच्चों को जैसे यदि बात करें तो अपन जीवन तरण करके एक प्लान है। जीवन तरण करके एक प्लान है। अगर बच्चा 1 साल का भी है और हमको उसको धन संचय की हमें भावना है, तो इस प्लान में एक ये विशेषता है कि ये बच्चा जब 20 साल का होता है, 18 साल तक ये जमा होगी राशि, 20वें साल से उसको लगातार 25 साल तक एक निश्चित अमाउंट जितने का वो करा रहा है, जितना वो ले रहा है, बिल्कुल समय सूट, और इसके बाद में
उसको चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम आ जाता है, उसका वो धन पढ़ाई के क्षेत्र में काम आ जाता है। अन्य पेंशन प्लान भी है, जैसे बुजुर्ग को यदि चाहता है और अगर मान लो वो चाहता है कि यार वर्तमान में हमारे साथ ऐसी स्थिति है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, बच्चे पढ़ने बाहर निकल गए हैं या नौकरी करने के लिए निकल गए हैं, भविष्य में हम क्या करेंगे, तो उसके पास जो नौकरी के बाद जो राशि आती है उसको तो पेंशन मिलती है, वो सिस्टम है। लेकिन पेंशन तो अब सरकार ने शायद बंद कर दी है, कुछ मिल रही है थोड़ी सी, तो या कुछ सक्षम लोग यदि हुआ करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा धन संचय करते चले, फिर पेंशन प्लान के रूप में कि हमको एक पेंशन, निश्चित पेंशन, जब तक हम जिएंगे तब तक वो पेंशन हमारे परिवार के काम आएगी। जो पैसा आपने लगाया वो आपको वापस मिलता रहेगा। बलराम जी, अब आप हमें ये बताइए कि जैसे किसी ने बीमा कराया, बीमा कराने के बाद किसी दुर्घटना में वो अपने परिवार के बीच में नहीं रहा, तो उसके बीमा को क्लेम करने के लिए उसके परिवार को क्या तैयारियां रखना चाहिए? सीधी सी बात है, यदि मान लो उसकी दुर्घटना से यदि मौत हो रही है, दुर्घटना समय के फोटोज़ के साथ में पुलिस थाने में जो प्राथमिकी लिखाती है वो, पीएम रिपोर्ट जो आती है वो, इसके साथ एलआईसी का जो अभिकर्ता है जैसे हम हैं, एक डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनको भर के एक निर्धारित समय में हम यदि ऑफिस में यदि जमा करते हैं, बीमा कंपनी में यदि हम जमा करते हैं, तो भारतीय जीवन बीमा निगम एक ऐसा निगम है क्लेम देने के मामले में जो स्वयं आगे रहता है, तत्पर रहता है। और वर्तमान में तो ये स्थिति है कि जो आदमी, एक बात और हम आपको बता दें, कुछ लोग सोचते हैं कि बीमा केवल लोग मरने के उद्देश्य से कराते हैं, ऐसा नहीं है। बीमा हर आदमी को कराना चाहिए, मरने के लिए नहीं। आदमी जीवन संचय, अपने पैसे के अपने ही लाभ लो ना। शुरू से आप जन्म ही से बच्चों का बीमा करा दो, यदि आप बचत हो तो 2 लाख रुपए से लेके आप कितना ही तक का बीमा करा सकते हो। बिल्कुल। और ये महीने में भी करा सकते हो, मंथली भी ले सकते हो, तिमाही भी ले सकते हो, 6 माही भी ले सकते हो, वार्षिक भी ले सकते हो। और ऐसा नहीं हर आदमी संचय करके चल सकता है। एक मजदूर, आम मजदूर भी, हम मजदूरों के बीमा किए हुए हैं, चल रहे हैं हमारे बीमा, तो ये सब चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आप हमें एक बात और बताइए, ये पत्रकारिता का जो आपका इतना लंबा अनुभव है, ये आपको अपने एलआईसी के व्यापार में कहाँ सहयोग प्रदान करता है? लगभग सहयोग तो है ही। अब का है कि सब लोगों से अपनो मेल जोल बनो रहे थे, और मेल जोल बना रहने के साथ साथ सब लोग अपन पे विश्वास भी करते हैं कि यार ये फला व्यक्ति ऐसा है, तो उसका भी हमको ये, इसका लाभ भी हमको बहुत ज़्यादा मिलता है। लोग के बीच में यदि अपन रहो, चूँकि अपने साथ अब कुछ लोग ऐसे भी जुड़े रहते हैं कि उनके भी अपन को माध्यम थोड़े से मिल जाते हैं कि भैया हमको थोड़ा सा यहाँ सहयोग करा दो। और स्वयं इतना सेल्फ डिपेंड हो जाना चाहिए, इतने अपन को बन जाना चाहिए कि लोग पहचानने के मोहताज ना हो। अपन जब अपन को अच्छे से पहचानने लगे, जब अपनी पृष्ठभूमि को अच्छे से जान लगे, अपने प्रति उसका विश्वास अटूट हो जाए, तो निश्चित भाव से वही अभी आपने जो हमसे बात करी थी कि आपने ये एमडीआरटी जो कर ली है, बिल्कुल, तो एमडीआरटी के पीछे यही सबसे बड़ा कारण तो यही रहा हमारा कि लोग हमको पहचानते रहे, जानते रहे, और विश्वसनीयता सबसे बड़ी बात रही कि उनको यार हम इनके माध्यम से जो भी कर रहे हैं तो इसको हम कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो इस कारण से ये सब स्थिति बनती। लोगों का भरोसा ही आपको एमडीआरटी तक लेके गया। सहयोग और भरोसा और सहयोग दोनों। बिल्कुल। बलराम जी, हम आपसे ये जो वाहन बीमा के बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे कि देखते हैं कि गाड़ी शोरूम से बाहर आते ही उसका पहले बीमा करा लेते हैं लोग। अपना खुद का जीवन बीमा कराएं या ना कराएं, लेकिन वाहन बीमा बिल्कुल प्राथमिकी से कराते हैं। तो इसके बारे में कुछ आप बताना चाहें? हम इसमें बिल्कुल ये कहना चाहेंगे कि हम सड़क पर चल रहे हैं तो ये अपन तो सुरक्षित चल रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीछे से आगे कब कहाँ क्या हो जाए किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल। दुर्घटनाएं घटने कुछ समय और निश्चित करके, निर्धारित करके नहीं आती हैं, वो अचानक में सब हालात निर्मित होते हैं और घट जाते हैं। चाहे वाहन का हो चाहे स्वयं का हो, आदमी के लिए जब आप गाड़ी से जा रहे हो तो ये मान के चलो कि आप तो सुरक्षित चल रहे हो। आज सरकार भी जहाँ तहाँ चौराहों पर खड़े होकर, यातायात वाले, पुलिस वाले भी खड़े होकर जहाँ तहाँ आदमी की सुरक्षा की बात करती है कि वाहन सुरक्षित चलाएं, हेलमेट पहन के चलाओ। तो वो सब कारण यही है कि सुरक्षा से चलो। जब सुरक्षा से आप चल रहे हो तो वाहन का यदि बीमा होगा, यदि सपोज कर लो आपका यदि गाड़ी का बीमा नहीं हो और धोखे से यदि आपकी गाड़ी
किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाए और अगर मान लो उसकी डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, और अगर उसने क्लेम कर दिया तो उस समय बहुत विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, अपन को लेने के देने पड़ जाते हैं। मैंने लोगों को तो कर्जे इसलिए में जाते लोगों हुए को देखा है। लोग जाते हैं खतरे में। ऐसे कई उदाहरण हैं, आपने भी देखे होंगे, आपके पास भी ऐसी कुछ स्थितियां परिस्थितियां आपको देखने को मिली होंगी। मैंने तो भी हर आदमी को वाहन बीमा कराना चाहिए। मैंने देखी है। मैं एक अपना खुद का निजी अनुभव बताऊंगा जो मैंने देखा है। एक बस कंपनी थी, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ना उसके मालिक का नाम लूंगा। पहले ऑफलाइन बीमा हुआ करते थे। तो बस भोपाल से जबलपुर जा रही थी, उसमें तकरीबन 50 से 55 आदमी भरे हुए थे। तो वो कहीं ब्रिज के पास उसका टायर फटने की वजह से वो जाके नदी में गिर गई। अब जब नदी में बस गिरी, उसमें करीब 40-42 लोग खत्म हुए थे। उस समय की बात, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी मुझे बात हो गई। उसका याद कुछ है, ख्याल हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, बरेली के तो पास की वो शायद बारना नदी के यहाँ बस गिरी बरेली थी। के पास की घटना है। तो वो जब बस गिरी, फिर उस पे FIR दर्ज हुई। अब उस बस का बीमा नहीं था। बस मालिक ने सोचा था कि शनिवार को बस जबलपुर जाएगी और रविवार को लौट के आ जाएगी, तो मैं सोमवार को ऑफिस खुलते से ही बीमा करा लूंगा। उस बस का फिटनेस भी नहीं था। तो अब कहानी ये बनी बलराम जी कि वो जो व्यक्ति था, जो बस का मालिक था, पहले वो कंडक्टर था। कंडक्टरी करते करते उसने 11 बसें ले ली। 11 बसों के बाद उसने बड़ा अच्छा बंगला भी ले लिया भोपाल में। अब चूंकि वो बहुत बड़ा एक सेठ बन गया, फिर उसकी ये बीमा ना कराने की गलती उसको इतनी भारी पड़ी कि आज उसकी बस कंपनी बंद हो गई, उसका बंगला भी चला गया, और कहीं ना कहीं वो डिफॉल्टर भी हो गया, और कहीं ना कहीं जेल जाने की नौबत भी आ गई। वो इसलिए आ गई क्योंकि उसने अपनी बस का बीमा नहीं कराया था। अब जो 40 लोग खत्म हुए, अब उनके जब क्लेम बने और प्रशासन की जो मार रही, तो उसमें उसको करोड़ों की रिकवरी आई। और बीमा मुश्किल से मुश्किल उस समय मेरे अंदाज से 20 या 25 हजार रुपए का बीमा था, जो कि आपको 1 साल के लिए सुरक्षित रख सकता था। तो बात तो वही आ गई ना निकल के कि यदि वो मान एक लो इतनी बड़ी मैंने घटना देखी, अरसे से फर्श पे आते हुए देखा एक बीमा की वजह। बात वही है कि अभी और अब भी तत्काल, मतलब ये नहीं कि मतलब अपन सोच रहे हैं, टाल रहे हैं उसको कि भाई कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, ऐसा करा लेंगे। हम आदमी स्वयं का भी अगर यही सोच के करे कि भाई हमको आज कराना है, आज करा लिया, आज के बेनिफिट अलग हैं, कल के बेनिफिट अलग हैं। यही हम जब पॉलिसी हम जब बेचा करते थे, तो पिछले अक्टूबर 25 में कुछ रेट्स अलग थी और अब रेट्स अलग हुए। पहले वही भी हम बहुत सस्ता बेच देते तो अब वही महंगा बिक रहा। तो ये सब स्थितियां रहती हैं। तो ये तो बिल्कुल रहता ही है कि जो जीवन बीमा है ये मेकअप की उम्र में लिया जाता है, चेकअप की उम्र में नहीं। बहुत सही बात कर रहे हैं आप कि आप चेकअप की उम्र में लेंगे तो फिर कोई काम ही नहीं, हाथ ही नहीं लगेगा। फिर तो आपके मतलब जब सब कुछ हो जाएगा, इसके बाद में वो क्लेम आपके परिवार के हाथ में आएगा। जब आप युवा हैं, यंग हैं, करने की स्थिति में हैं, अच्छा कमा रहे हो, उस समय पे धन संचय करो, तो आप ही उसका जो जब मैच्योर्ड होके जब राशि आती तो आप ही उसको उपभोग करो ना। और जीवन बीमा के संबंध में मैं ये भी कहता हूँ कि जीवन बीमा इसलिए नहीं लेना चाहिए कि आप अमीर हो जाएं। बीमा इसलिए लें कि आपकी गैर मौजूदगी में आपका परिवार गरीब ना हो पाए, किसी का मोहताज ना हो पाए। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। और अगर मान लो अगर इस सोच पे यदि सभी काम करने लगे तो मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति का, जब हमने वो इसके पहले भी हमने जैसे आपसे हम चर्चा कर रहे थे कि अगर मान लो कोई का बारिश जो है या कोई का परिवार का जो प्रमुख है, मुखिया है, यदि जब चला जाता, बच्चे छोटे छोटे, बहुत गंभीर परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। अगर मान लो स्थितियाँ अगर ऐसी बनती हैं, अगर उसका बीमा है, बीमा क्लेम है, अगर है बीमा यदि उसका है तो उसके जो क्लेम बनते हैं, उसके जो मैच्योरिटी बनती है, जो दुर्घटना का जो उसको मिलता है, तो उससे उसका परिवार संभल जाता है। अभी एक घटना घटी थी, शायद आपने देखी होगी, एक ऐसा ही ख़त्म हुआ था। उसने उस बालक का 2 महीने पहले ही बीमा कराया था और स्वयं का कराया था। तो जब उसके एक्सीडेंट से जब उसकी डेथ हुई थी, 77 लाख रुपए तो तत्काल उसको मिल गए थे। उसके बच्चे का बीमा वो चलेगा, 18 साल का जब वो बच्चा हो जाएगा 2 लाख रुपए पर ईयर उसके बच्चे को मिलेंगे, उसकी पत्नी को मिलेंगे, प्लस जो राशि उसको मिलना चाहिए आखिरी में जाके, बिल्कुल वो जाके भी मिलेगी। इसके लाभ कई हैं, लेकिन उसमें आदमी थोड़ा सा आदमी ये समझता है कि यार ये आ गए हैं अब जी बीमा कर रहे हैं, हमको कई बार जाना पड़ता है लोगों के पास में, समझाना पड़ता है, तो वही सोचते कि यार तुम हमारी मरबे की सोच रहे हैं। मरबे की नहीं सोच रहे हैं, आपकी व्यवस्था और सुरक्षा की सोच रहे हैं। नहीं, वैसे तो कुछ लोगों का ये मनोदशा भी रहती है कि जीवन बीमा जो मिलता मरने के बाद है,
लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उसकी एक जो तय समय सीमा होती है, जो प्लान आपने लिया है उसके पहले भी यदि वो समय पूरा होता है तो पूरा पैसा आपको विथ ब्याज के आपने जो फुटकर में जमा किया उसका एक मुश्त राशि आपके जीवन में आती है और उसका बहुत सारा आप उपयोग भी कर सकते आप हैं। जो भी पॉलिसी बेच रहे हो उस पॉलिसी के बारे में कोई भी कस्टमर हो उसको भली भांति पहले समझा दो, ये ऐसा है और इसमें इतने समय में इतना मिलेगा और इस मिलने के बाद में इतनी राशि मिलेगी और ऐसी मिलेगी। यदि उसको आपने सही तरीके से समझाया तो मैं नहीं मानता कि वो बीमा नहीं लेगा। हम आज जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, जिस स्थिति में हम पॉलिसी कर चुके हैं और जो अर्निंग हमारी, जो कमीशन हमारा वर्तमान में आ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम किसी की 10,000 12,000 रुपये साल की सोच के गए हैं, उसने 10,000 रुपये महीने की पॉलिसी कराई है। हमारे विकास अधिकारी, उनका समझाने का तरीका अलग, उन्हीं ने जो हमको मार्गदर्शन दिया उसी के बलबूते पर हम काम करते हैं। तो आज हम उसकी स्थिति में आज 45 लाख रुपए इकट्ठा करना एक साल में, बिल्कुल बहुत प्रीमियम इकट्ठा करना बहुत बड़ा मायना रखता है अपने ग्रामीण परिवेश में। ग्रामीण परिवेश में विशेष तौर से हम तो ग्रामीण क्षेत्र में भी घुसे ही नहीं है, जहाँ किसान का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है। लोगों ने पॉलिसी कराई है, लेकिन पॉलिसी लोगों ने ऐसी पॉलिसी के पिछले समय में एक पॉलिसी आई थी जीवन सरल करके, जीवन सरल, जो बहुत घाटे का सौदा साबित हुआ। अब लोग उसमें एजेंट उसमें समझ नहीं पाए और उन्होंने जो उसको सर्कुलर जारी हुआ उस हिसाब से उसने कह के बेच दिया। अब लोगों को पैसा कम मिल रहा है तो बदनामी तो जब होती है तो लोग तो यही समझते हैं कि यार पॉलिसी में कम पैसा मिलता है। तो एक अच्छे अभिकर्ता को क्या करना चाहिए? लोगों की आय देख के, उनकी स्थिति परिस्थिति देख के, उनकी उम्र देख के उनको पॉलिसी और प्लान बताना चाहिए। बिल्कुल सही है कि अगर मान लो पहली बात तो उसकी पृष्ठभूमि देखो, बिल्कुल उसके आय के स्रोत देखो, बिल्कुल आय के स्रोत देखने के बाद में उसकी उम्र देखो, उम्र के बाद में उसकी हर गतिविधि की स्थिति। ऐसा भी नहीं कि बीमा आप अगर आप कर दो, अब मान लो बीमा हम एक जा रहे हैं और हम एक ऐसे व्यक्ति का कर रहे हैं बीमा कि जो बीमारियों से तो ग्रसित है और हम उसका बीमा करने जा रहे हैं, बिल्कुल कल को उसको असमय जाना ही है, फिर क्लेम की जब बात आएगी तो हम फिर समस्या में जाएंगे। पहले पूरी पृष्ठभूमि जान लो, समझ लो, भांप लो और हर पॉलिसी के बारे में अपन को अध्ययन परिपूर्ण होना चाहिए, तब अपन को वहाँ पे जाना चाहिए। न पता लगा कि वो क्वेश्चन कर रहा है आपसे कुछ और आप बता कुछ रहे हो उसको, और थोड़ी सी यदि नकारात्मकता यदि उसके दिमाग में बैठ गई फिर तो आप कितना कचू कर लो वो बीमा नहीं कराएगा, फिर वो नहीं कर, हाथ से गए चले गए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं कि यार अब तत्काल की भर देख रहे हैं और अपना बस टारगेट उनको करना है, बाकी सामने वाले की पॉलिसी का क्या होता है आपको बीमा 10 बार ना मिले, आप 10 पॉलिसी पीछे चलो, बिल्कुल, लेकिन आदमी को भली भांति बता दो इसमें ये फायदा, इसमें ये फायदा, इसके ये बेनिफिट है, इसके ये बेनिफिट है, उसको फायदा होगा। बीमा क्षेत्र में भी नैतिकता उतनी ही महत्वपूर्ण है, बात ही नहीं है। आप जीवन के व्यक्ति की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हो, भाई संचय तो वो कर ही रहा है लेकिन उसकी सुरक्षा भी आपके हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल भाई वो आपके सुरक्षा को लेके ही तो उसने बीमा कराया कि भाई भविष्य में यदि कुछ होगा, घटना दुर्घटना का क्रम जो आएगा या जो भगवान ना करे ऐसी स्थिति किसी के साथ हो, और अभी तक तो हमारा इतना ये जो कार्यकाल हो गया है इसमें ऐसी कोई स्थिति, और ईश्वर करे सब सकुशल रहे और उनको जो मैच्योरिटी मिले उन्हीं के काम आए, अभी तक तो कोई ऐसी स्थिति नहीं निर्मित हुई है। देखिए बलराम जी, अभिकर्ता तो सभी होते हैं, LIC के करोड़ों अभिकर्ता होंगे, लेकिन एक जो हम अपने ग्रामीण बेस पे जो बात करेंगे आपसे कि जैसे हम आप ही का एक उदाहरण लेके चलेंगे कि आपको पत्रकारिता का लगभग 38 से 40 सालों का अनुभव है, आप लोगों के बीच में रहे, आपने सेवा और लोगों का सहयोग किया और जिससे आपके बहुत ही संपर्क बने। पत्रकारों को कानूनी ज्ञान भी बहुत हो जाता है एक लंबे समय के बाद, और इसी अनुभव और ज्ञान की बदौलत आप अपने पॉलिसी धारकों को क्या ज़्यादा से ज़्यादा राहत कहाँ प्रदान करा देते हैं आप? राहत प्रदान करने के लिए तो अभी जैसे हम वही बता रहे थे आपके लिए कि इस पॉलिसी में ये लाभ है, इस गतिविधि में दुर्घटना में ये लाभ है। जैसे कुछ ऐसी क्रिटिकल बीमारियां हुआ करती हैं तो अपन को जो अनुभव है, जो अपन वर्तमान में LIC का जो पॉलिसी है जिनका अपन अध्ययन कर रहे हैं, जो अपन बेच रहे हैं पॉलिसियाँ, तो उनको अपन थोड़ा सा अध्ययन करके अपन लोगों को बता देते हैं कि भाई इसमें ये स्थिति है। यदि आपको कोई, आप अभी सकुशल हो, आपने बीमा कराया और सपोज कर लो कि यदि कोई क्रिटिकल बीमारी जो 19 प्रकार की जो LIC ने जो निर्धारित की हैं उनमें यदि मान लो कुछ ऐसी विसंगतियाँ आ जाती हैं तो आपको यहाँ इसका ये लाभ मिल रहा है, वो मिल रहा है। कुछ क्लेम ऐसे हुआ करते हैं कि कुछ पारिवारिक जैसे नाम की त्रुटि आ जाती है, नाम की त्रुटि आने के बाद में कुछ सरनेम की स्थिति बन जाती है, फिर पारिवारिक, तो उसमें फिर वकीलों का
या फिर कहीं हमको एफिडेविट बना के देने का, ये सब स्थितियां बनती हैं। तो ये सब ज्ञान तो खैर होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप वो रखेंगे, अध्ययन रखेंगे, जितना ज़्यादा आप में उसको रहेगा और आप जितना उसको संतुष्ट कर पाएंगे ग्राहक को, उतना आप सफल होंगे। क्योंकि जैसे देखा जाता है, जैसे कोई अभी करता है, बहुत सरल स्वभाव का आदमी है, तो वो जब क्लेम अपने जो बीमा धारक है, जब उसका क्लेम प्रोसेस जब चालू होता है तो कई बार थाने भी जाना पड़ता है, कचहरी भी जाना पड़ती है, कई बार अस्पताल से संबंधित बहुत सारे काम आ जाते हैं कागज़ इकट्ठे करने के लिए। तो जो सीधे सरल स्वभाव के जो लोग होते हैं तो वो इन कामों को करने में झिझकते हैं। चूँकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है इन्हीं चीज़ों के बीच में, तो आप उनको बहुत सरल सहजता से ये सब इनकी उपलब्धता करा देते हैं। बलराम जी, आप पर बीमा क्षेत्र में भी कुछ आरोप हैं जो लोगों के भी हैं और मेरी खुद की मन की उपज भी है, या कहें कि आप सिर्फ उन्हीं पॉलिसियों को बेचते हैं जिनमें आपको मोटा या तगड़ा कमीशन आता है। शुभम जी, आपकी बात को मैं नकार तो नहीं रहा हूँ, लेकिन हर आदमी फायदे के लिए काम करता है। बिल्कुल। जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगी वही काम करता है। बिल्कुल। चाहे वो पॉलिसी ले लो, चाहे कुछ भी व्यापार से क्षेत्र ले लो, कोई भी क्षेत्र में ले लो, कपड़ा से ले लो, दवाई से ले लो, कुछ भी, जिसमें ज़्यादा कमीशन होता है आदमी उसी को ज़्यादा बेचते हैं, जिसमें ज़्यादा कमाई होती है उसमें बेचते हैं। लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी भी रहती हैं कि लोगों की या कस्टमर की परिस्थिति को देख के भी बेची जाती हैं। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं कि हमको हर जगह 25% 20% कमीशन मिले। बिल्कुल। कहीं कहीं हमको 5% 7% कमीशन ही मिलता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीमा तो कराना चाह रहे हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े भी हो रहे हैं और कम समय में भी उनको चाहिए है, हमको वो पॉलिसियाँ भी बेचना पड़ती हैं। और कुछ लोग हमारे अभिकर्ता साथी हैं, उनने तो बेचारों ने अभी तक खाता ही नहीं खोला उन पॉलिसियों को, लेकिन अभी तक हम उनकी 100 की गिनती में पहुँच गए हैं। बिल्कुल। बेचना पड़ती हैं, देना पड़ती हैं कि भाई जब हम मोटी कमाई वाली बेच रहे हैं तो फिर अभी सस्ती वाली क्यों नहीं। भाई LIC से आप फ़ायदा तो हर तरीके का ले रहे हैं, लेकिन LIC के लिए भी तो कुछ करो आप। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे किया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में एक आरोप और भी है कि जो लोग बाग आपको किस्त का नगद पैसा देते हैं, तो उस नगद पैसे का उपयोग आप अपने निजी कार्यों में पहले करते हैं, फिर अंतिम तिथि में या उसकी पॉलिसी की तिथि निकल जाने के बाद आप उनको जमा करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वर्तमान में सोशल मीडिया का ज़माना तो है ही, ऑनलाइन का भी ज़माना है, और अब जब पॉलिसियाँ जब हो रही हैं तो कस्टमर की मेल ID और उसका मोबाइल नंबर पहले डाला जाता है, हर गतिविधि उसके लिए जाती है। और LIC से भी अब मैसेज आने लगते हैं कि आपकी किस्त आ गई है, अब आपको किस्त जमा करनी है और ये करना है। 1 दिन या 2 दिन, इतना ही ज़्यादा आप कर सकते हैं। हमारे पास भी किस्तें आती हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं इसके लिए बिल्कुल वो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं। हमारे पास भी किस्त अगर आज आपकी आ गई, सपोज कर लो कि आपने आज सैटरडे शुक्रवार को आपने हमको किस्त की राशि दी, शनिवार को हमारा ऑफिस बंद रहता है, रविवार को हमारा ऑफिस बंद है, सोमवार को हमको जाके वो राशि जमा करनी ही पड़ती है। बिल्कुल। अब ये 2 दिन में आदमी कितना, अब वो करने वाले भाई जिनका नज़रिया अलग होता है वो विषय अलग है। विश्वसनीयता यहीं तो बनती है कि भाई हमने उनको किस्त दी थी, समय पर उन्हें जमा कर दी, जमा करने के बाद में मैसेज भी कस्टमर के पास आ जाता है कि आपकी किस्त जमा हो चुकी है। तो ये सब स्थितियाँ रहती हैं। हो सकता है कहीं ये स्थितियाँ पहले हुई हों, लेकिन हमारे द्वारा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इसके अलावा तो अभी तक तो ऐसी स्थिति नहीं है। इसी के कारण से आज लोग ज़्यादा भरोसा हम पर कर रहे हैं। बलराम जी, आपको आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में और आपके LIC के क्षेत्र के कार्यों को देखते हुए आपको काफ़ी बहुत सारे सम्मानों से आपको सम्मानित भी किया गया है। इसकी हम चर्चा करेंगे कि आपको लायंस क्लब से भी सम्मान मिला है और आपको अखिल भारतीय गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार संस्थान से भी आपको सम्मानित किया गया है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय प्रजापिता विश्वविद्यालय से भी आपको सम्मान प्राप्त है। 2016 में नगर तेंदुखेड़ा में विशिष्ट प्रतिभा सम्मान भी आपको मिला है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नरसिंहपुर में आपको IPS मृगाखी डेका जी द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है और श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा भी आपको सम्मान मिला है। और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जो MDRT का जो सम्मान है वो तो काफ़ी चर्चा में रहा है आपका भी।
और कोविड काल में ज़रूरतमंदों के लिए भी जो आपने मदद की है, तो मदद के एवज में भी कई संस्थाओं ने भी आपको सम्मानित किया है। तो इन सम्मानों पर हम आपकी राय लेना चाहेंगे कि इतने कुछ सम्मान मिलने के बाद भी आप में कुछ अहंकार लेस मात्र भी नहीं दिखता है, क्या कुछ है? ऐसा नहीं है शिवम जी, जो आदमी करता है उसको सम्मान मिलना चाहिए। वैसे मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोगों की सहजता थी, स्वयंसेवी संगठनों ने उस लायक हमारे लिए समझा, उनने प्रशस्ति पत्र देकर, शील्ड देकर। और एक बात और हम आपको बता दें, LIC ने तो मेरे को मतलब जो सम्मान दिए हैं, मैं स्वयं कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। सपत्नीक जो सम्मान हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ मेरे को मिली हैं और बाहर जाने का भी मौका मिला है, तो इससे काफ़ी अभिभूत हूँ। और यही मेरी मतलब उत्साह और उत्प्रेरणा जो उससे मिल रही, प्रेरणा मिल रही है, उसी से हम कुछ आगे और करने की चाह हमारे मन में बनी रहती है। लोग पीछे बहुत कुछ कहते हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन मैं उस तरफ ना देख के तो आगे की तरफ आधा गिलास आधा खाली आधा भरा वाली जो कहावत है उसको देखते हुए वो भरा है आधी खाली, उसी पे चल रहा हूँ। बाकी आदमी यदि सत्यता की राह पे चले, अपने कर्मों में विश्वास रखे, तो हर मंजिल वो पा सकता है और हर जगह सम्मान का पात्र होता है। आचरण भी उसके बिल्कुल सही, विचार भी उसके सही होने चाहिए। बिल्कुल बलराम जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और शायद हमारे दर्शकों को भी कुछ इसमें सीखने को मिल जाएगा। और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस चैनल द शिवम टॉक को समय दिया और पत्रकारिता, समाज सेवा और ये बीमा के क्षेत्र में जो आपने अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हम शिवम जी आपका ज्ञापित करते हैं कि आपने हमको इस लायक समझा और आपने एक बहुत अच्छी पहल ये शुरू की है। निश्चित तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में हमने आपका एक पिछला कार्यक्रम देखा था, वृक्षारोपण वाला, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सराहना का पात्र बना और लोगों ने उसमें बहुत सी आपके इस सोच की तारीफ भी की है और आप एक बहुत अच्छी मुहिम और पहल चालू कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसको देखकर लोगों के मन में जिज्ञासाएं उठेंगी। जिज्ञासाएं उठने के साथ साथ वो भी सोचेंगे कि यार कहीं ना कहीं हम भी शिवम के चैनल में जाके हम भी कहीं कहीं इंटरव्यू दें, अच्छा करेंगे। और हमारी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएं, एक बहुत अच्छे एंकर बने, सफल एंकर बने और आपका ये कार्यक्रम सफल रहे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो आज की बातचीत हमें यह याद दिलाती है कि जीवन बीमा केवल एक पॉलिसी नहीं है, वह हमारे गुजर जाने के बाद हमारे असहाय परिवार का एक सहारा भी होती है। हम अपने दर्शकों से एक अनुरोध करते हैं कि हमारी इस बातचीत को देख करके हमारी इस बातचीत पर हमसे कुछ कमेंट भी साझा करें और हमारे इस चैनल द शिवम टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।